हालांकि नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन और दोनों प्रत्याशी दोपहर 12 बजे करेंगे नामांकन के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह भी नामांकन करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और आज विधान परिषद के 2 सीटों के लिए पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह नामांकन करेंगे। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन और दोनों प्रत्याशी दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे। नामांकन के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और देखिए, हालिया परिस्थितियों की चर्चा करें तो ज्यादा चांसेस बीजेपी के हैं, क्योंकि अगर विधायकों की संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास अधिकतर विधायक है, लेकिन फिर भी सपा अपने प्रत्याशी उतार रही है और सपा भी आज या कल में प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। बहरहाल अगर हम बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें तो आज 12 बजे नामांकन किया जाएगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं लखनऊ से ही। अश्विनी, आज 12 बजे नामांकन किया जाएगा एमएलसी प्रत्याशियों के द्वारा, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्या कुछ खास? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 2 विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव होना है। ये सीटें खाली हुई थी, जिसमें एक है लक्ष्मण आचार्य, जो इसमें राज्यपाल हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था, इससे खाली। तो दूसरी बनवारी लाल दोहरे थे, जिनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद खाली हुई। सीटों का जो कार्यकाल था 2027 तक था, जिसके बाद कहीं ना कहीं जब ये दोनों सीटें खाली हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, जिसमें से मानवेंद्र सिंह है जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ पद्म सिंह चौधरी ये भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दोनों को कैंडिडेट बनाया और आज इनका नामांकन करेंगे। अगर बात करें तो आज अंतिम दिन नामांकन का है, 18 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है। साथ ही साथ जो 29 मई को इन दोनों सीटों के लिए वोटिंग होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए। हालांकि आज जो है उनके यहाँ बैठक है और बैठक के तत्काल प्रभाव से वहीं पर नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। वहीं से संभावना पूरी सीधे कि वो सीधे जाएंगे और नामांकन करेंगे। निश्चित तौर पर दोनों सीटें के लिए उपचुनाव है। उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहले से दोनों सीटें थी, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अपने कब्जा करेगी। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सीट को लेकर के थोड़ा सा लड़ाई दिखाई सकती है, लेकिन एक सीट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कब्जे में आएगी। लमसम 10:30 बजे आज तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भाजपा कार्यालय पहुंचना शुरू हो जाएगा और 12 बजे के आसपास दोनों सीटों पर जो कैंडिडेट्स होंगे वो नामांकन करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप आगे भी बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं टॉप एजेंडा में। दूसरी बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज बरेली में ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक है। बैठक पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे और आज ही गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं अभी से ही। आज ही गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होनी है। अश्विनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता लखनऊ से लाइव। और अश्विनी, देखिए, आज बरेली में ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। इसी के साथ साथ गोरखपुर के क्षेत्र के लिए भी खास बैठक होनी है और ये मिशन 2024 के लिए सब हो रहा है। इतनी पहले बीजेपी ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, यानी कि वक्त आते आते बीजेपी के लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद लगातार फिर एक्टिव दिखाई दे रही है। 2024 चुनाव के लिए लग गई। आज 2 उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें एक बरेली में होनी है, क्षेत्रीय बैठक है, साथ ही साथ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होनी है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले तो समीक्षा करेगी कि जिन सीटों पर चुनाव जीते हैं वहां की गणित क्या रही, साथ ही साथ जाति समीकरण वहां के क्या रहे। इसके अलावा जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, नगर पालिका परिषद हो या नगर पंचायत, वहां पर कौन सी चूक हुई, उसके साथ ही साथ
2024 का विजन क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा का होगा, किन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच ले जाएगी, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको जनता के सामने रखने पर जनता उनसे प्रभावित होगी। तमाम मुद्दों को लेकर के दोनों जगह चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म करती है और तत्काल प्रभाव से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। क्योंकि देखा गया अभी हाल ही में जब निकाय चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज जो थी स्टार प्रचारकों की वो लगाई दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनावी प्रचार का जिम्मा उठाया था, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम व भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्रियों की फौज जमीन पर उतारी गई थी और जनता के बीच उनको भेजा गया। तो ऐसे में जब जनता के बीच कोई जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात, कोई भी बड़ा नेता जमीन पर आकर के चुनावी प्रचार में नहीं लगा। निश्चित तौर पर जब चुनाव होता है, समाप्त होता है, तो आलंचन भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा जनता भी पूछती है, एक सवाल कि आखिर आप लोग जो चुनावी माहौल में जमीन पर नहीं आते हैं तो आपसे उम्मीद क्या की जाए। निश्चित तौर पर कहीं पर भी अगर मेहनत की जाती है उसका फल जरूर मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। अब 2024 का एक बड़ा मिशन भारतीय जनता पार्टी के पास है। सेमीफाइनल हुआ, सेमीफाइनल में क्लीन स्वीप 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, जिससे कहीं ना कहीं हौसले तो बुलंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि शहरी क्षेत्र में उसने बेहतर परफॉर्मेंस हमेशा किया, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, 2012 का नगर निगम का चुनाव रहा, 2007 का रहा हो। हर बार भारतीय जनता पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग से रणनीति बनाती है। और कहीं ना कहीं लोकसभा में सभी क्षेत्र आते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जब दिग्गज एक मंच पर बैठेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के भी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति तक कैसा पहुंचा जाए, इस चीज को लेकर के मंथन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जो सर्वोच्च पद पर है वो उतना ही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर रणनीति तैयार करेगी और लगातार बैठकों का दौर, कल भी नोएडा में बैठक हुई थी, आज फिर बैठकें, और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरीके की बैठकें दिखाई देंगी। जी ठीक है, लगातार बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है और 2024 तक कई बैठकें होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे लखनऊ से अगली बड़ी खबर, आज बीएसपी की अहम बैठक है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के तमाम नेता शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीएसपी भी अब देखिए आगे बढ़ रही है, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य पार्टियां भी अब इस रेस में शामिल होना चाहती हैं। 2024 के लिए तैयारियां अभी से शुरू की जा रही हैं। बाकी की पार्टियों के संदर्भ में भी अगर हम बात करें, लेकिन सुपर एक्टिव बीजेपी दिखाई दे रही है, ये तो साफ दिख रहा है। मायावती आज निकाय चुनावों में मिली हार पर भी मंथन करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी लड़ेगी यूपी विधान परिषद का उपचुनाव। एमएलसी की 2 खाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। बैठक में 2 एमएलसी सीटों पर मंथन होगा। सभी विधायकों को 11 बजे पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान होगा। 29 मई को एमएलसी के लिए मतदान होगा। समाजवादी पार्टी भी देखिए 2 प्रत्याशियों को उतार रही है। एमएलसी की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। आमतौर पर विपक्ष और चुनाव की बात कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव की बात करता है। इस बार भी यही हुआ है। विपक्ष अभी निकाय चुनाव के खुमारी से उभरा नहीं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सवाल ये उठता है कि चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। निकाय के मंथन में फंसा विपक्ष। बीजेपी ने शुरू की 2024 की तैयारी। चुनावी सियासत में बीजेपी की लीड। ऐसे दौर में जबकि सपा बसपा के प्रमुख निकाय चुनाव को लेकर ट्विटर पर भाषणबाजी कर रहे हैं, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। हर बार की तरह इस बार भी रणनीति के मामले में बीजेपी की लीड विपक्ष को आईना दिखाने के लिए काफी है। सवाल उठता है कि बजाय बीजेपी की रणनीति को टक्कर देने के हर बार विपक्षी दल सिर्फ नुक्ताचीनी ही क्यों करते रह जाते हैं, और जब चुनावी नतीजे आते हैं तो विपक्षी नेताओं के पास 1000 बहाने होते हैं। अब इसी बार का उदाहरण देख लीजिए। नगर निगमों में
क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी संगठन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का पूरा रोड मैप बना लिया है। इसके लिए यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसके तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 200 से अधिक परिवारों से केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों को संपर्क साधने के लिए कहा गया है। 2022 के चुनाव में जीती गई सीटों पर पार्टी का फोकस ज्यादा रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि संपर्क में आने वाले परिवारों की पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो। संपर्क अभियान में व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षाविद, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों से ताल्लुक रखने वाले परिवारों को जोड़ा जाएगा। संपर्क के दौरान सभी पदाधिकारी और मंत्री डबल इंजन सरकार के फायदे बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कामों का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। इस दौरान मौजूदा सांसदों के कामकाज का फीडबैक भी लिया जाएगा। निश्चित तौर से चुनाव तो लोकतंत्र में आते ही रहते हैं। जब एक चुनाव हो जाएगा दूसरे चुनाव की तैयारी में लगना, ये हमारी पार्टी का लगातार से प्रयास रहा है। तो 2023 जीत चुके हैं, तो 2024 में देश में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गए। निश्चित तौर से 17 नगर निगम जीते हैं, 80 के 80 लोकसभा जीतने के लिए तैयारी में जुटे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतेंगे। एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों का रोड मैप रेडी करके उस पर काम शुरू कर दिया है, तो साथ ही निकाय चुनाव में सामने आए खामियों को भी दुरुस्त करने पर पूरा फोकस है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती अभी सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय हैं। दोनों दलों का कोई रोड मैप अब तक सामने नहीं उठता है। सवाल उठता है कि क्या ऐसी तैयारी के भरोसे विपक्षी नेता बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, और क्या संगठन और तैयारी दोनों के लिहाज से काफी आगे निकल चुकी बीजेपी को चुनौती देना क्या वाकई विपक्ष के लिए इतना ही आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। त्रेता युग से चले आ रहे श्रीलंका और अयोध्या के बीच प्रगाढ़ संबंधों को एक बार फिर से नई ऊंचाइयां मिलने जा रही हैं। श्रीलंका के उच्चायुक्त अशोक मिलिंडा मोरगाडा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका में स्थित अशोक वाटिका की शिला मुख्यमंत्री को भेंट की। साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट पर लगाने के लिए 2 पेंटिंग्स भी सीएम को भेंट किया। मुख्यमंत्री और श्रीलंका के उच्चायुक्त के बीच हुई लंबी वार्ता में दोनों देशों के बीच पर्यटन को लेकर के और अन्य जरूरी संबंधों को बढ़ाने को लेकर के चर्चा हुई है। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में ईदगाह में झगड़ा बीजेपी ने करवाया था। नफरत फैलाना हमेशा से ही बीजेपी की पॉलिसी रही है। उन्होंने कहा कि आखिर इस झगड़े को टेबलाइज करने की क्या जरूरत है। गुजरात में बीजेपी ने दंगे कराए थे, उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं रखी गई? बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी हरकतें कर रही है। इसका तो इनका जैसे कि इनकी पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम नफरत की, उससे भी पुरानी बातों को उखाड़कर नफरत दिलाना चाहते हैं। जबकि उसमें मुसलमान ईदगाह में नमाज पढ़ रहे थे तो उसमें सुअर छोड़ा गया, तो उससे डिस्टर्ब हुआ नहीं यहाँ इबादत के अंदर। ये झगड़ा हुआ था उस जगह। तो हिंदू मुस्लिम हमने थोड़ी बनाया, जो कुछ भी झगड़ा किया वो तो उनके लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने जी। तो आज उसको टेबलाइज करने का क्या मकसद है? इस वक्त हिंदुस्तान में इतने दिन हो गए, आज 8 साल से ज़्यादा हो गए इनकी गवर्नमेंट को। मैनपुरी के करहल में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने हमारा भरपूर समर्थन किया, लेकिन सपा को सरकार के भ्रष्ट सिस्टम ने निकाय चुनाव में हराया है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सपा ही होगी और बीजेपी को चुनौती भी देगी और जीतेगी भी। देखिए, ये छोटे छोटे चुनाव और इस चुनाव में सरकार की तरफ से धांधलियां भी हुई, अधिकारियों के बल पर, पुलिस के बल पर जो बेईमानी हुई, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने ये चुनाव
पूरी तरह से लड़ा और वैसे तो बहुत सी सीटों पर जीते भी हैं। वोट बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अगर गड़बड़ियां नहीं होती सरकारी तंत्र के माध्यम से तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है। और आगे भी अब देखिए 2024 क्या है, केवल समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने अमेठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये पहले आपको सुनवा देते हैं। तो जितना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर सकते थे उन्होंने किया। हमारे कैंडिडेट को 2000 वोट से जीता था। अंत में जाके मुझे जब निर्वाचन आयोग से मैंने बात की कि भाई हम आ रहे हैं वहां पे, तब उसको 500 वोट से जीता हुआ घोषित किया गया। अंतिम समय तक जितना प्रयास कर सकते थे किया। तो इसलिए लोकतंत्र में अगर आपकी लोकप्रियता है, चुनाव लड़िए। चुनाव में अगर आपको जीत हासिल होती है, आप जीतिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन ऐसे चुनाव को मैनिपुलेट करके, उसको गलत ढंग से प्रभावित करके, धमकियां देके, ये काम ठीक नहीं है। आज कर्नाटक के भी चुनाव परिणाम, नोएडा में जहरीली कोठी का पर्दाफाश करने के साथ ही पुलिस ने अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग की खेप का भंडाफोड़ किया है। वैसे एक दिन पहले सीएम योगी ने नशे के खिलाफ सख्ती को लेकर के अपनी मंशा साफ कर दी थी कि ठीक एक दिन बाद ही नोएडा पुलिस ने नार्को टेररिज्म पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। 9 अफ्रीकन दबोचे गए हैं। रिपोर्ट देखिए। नार्को टेररिज्म पर सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 300 करोड़ की ड्रग्स, 9 अफ्रीकन गिरफ्तार, सूरजपुर में प्रोडक्शन, विदेश तक सप्लाई, सबसे बड़ा नेक्सस, सबसे बड़ा एक्शन, ग्रेटर नोएडा में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश की दमदार यूपी पुलिस ने पहली बार ड्रग माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की स्वाट टीम ने, एसओजी टीम और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 300 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग को बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि यह ऐतिहासिक बरामदगी है, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स, एमडीएम, मैथ्स हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स की रिकवरी की गई है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई से ठीक पहले प्रदेश के मुखिया ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए ट्वीट कर अपनी मंशा जाहिर की थी। और आज नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद सीएम योगी ने नोएडा पुलिस की सराहना करते हुए लिखा, प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रग माफिया के खिलाफ राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम ने साफ निर्देश दिया है कि नशे के धंधे में लिप्त लोगों की संपत्ति कुर्क की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया समाज के दुश्मन हैं। ऐसे में इस पूरे नेटवर्क का खात्मा होना बेहद जरूरी है। दरअसल पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बीटा 2 कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा, इस फैक्ट्री को गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक चला रहे थे। ये केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ड्रग की सप्लाई कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा पिछले कुछ समय से मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पे एक गैंग को ट्रेस किया जा रहा था और उसी क्रम में आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 8 विदेशी नागरिकों को और उसके पश्चात एक और नागरिक को, कुल 9 विदेशी नागरिकों को जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनको यहाँ पर किराए के एक भवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित मेथ ड्रग, MDMA जिसे टेक्निकल फॉर्म में जाना जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। बता दें कि पहली बार पुलिस ने न केवल ड्रग्स बल्कि इसे बनाने और रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही लेबोरेटरी को भी पकड़ा है। एक तरह से गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ड्रग्स बनाने की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस पूरे सेटअप में कमर्शियल स्तर पर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अप्लायंसेस पाए गए हैं, बॉयलिंग यूनिट्स पाए गए हैं, कमर्शियल डिस्टिलेशन अपरेचस पाया गया है। इसके बाद
तैयार सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन करके भारी संख्या में, भारी मात्रा में इस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पकड़ा गया है। जो ड्रग तैयार अवस्था में रिकवर की गई है, सीज की गई है, वो प्योरेस्ट फॉर्म की वाइट मेथ है जो 46 kg बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त रॉ मेथ, ब्राउन मेथ भी भारी संख्या में, भारी मात्रा में रिकवर की गई है। जो तैयार सॉल्यूशंस हैं वो गैलन में पाए गए हैं और जो केमिकल जिसमें इनका उपयोग करके इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्तर पर की जा रही थी, उनका भी भारी अधिक संख्या में रॉ मटेरियल्स की रिकवरी हुई है। यूं तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन और इंडस्ट्रियल हब है। जिले में 10 विश्वविद्यालय, करीब 150 बड़े शिक्षण संस्थान और हजारों की संख्या में कंपनी, फैक्ट्रियां हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 50 से ज्यादा मुल्कों के लोग यहाँ रहते हैं। इंटरनेशनल ड्रग माफिया और रैकेट की इन पर नजर रहती है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस का यह एक्शन ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई है। इन्होंने, आप अगर उस मकान पर जाएंगे, आप देखेंगे विदेशी नागरिकों द्वारा अमूमन पढ़ाई के उद्देश्य से, डिप्लोमा करने के उद्देश्य से, अन्य कमर्शियल गतिविधियां दिखाने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा में मकानों को किराए पर लेकर और रेसिडेंस के तौर पर रहा जाता है। जो गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जो मुखबिरों ने सूचना दी गई थी, उसको ट्रेस करते हुए बीटा 2 पर पहले एक व्यक्ति हम लोगों ने ट्रैप करके पकड़ा और उसकी निशानदेही के आधार पे फिर इस लैब की रिकवरी की गई है। वहीं इस पूरे मसले पर न्यूज वन इंडिया के नोएडा ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से खास बातचीत की। प्रदेश में पहली बार एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। हमारे साथ है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। मैम, किस तरीके से ये खुलासा किया गया है? देखिए, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा ड्रग रैकेट पर लंबे अवधि से काम किया जा ही मुखबिर की सूचना पर आज ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को कुछ ड्रग के साथ रिकवर किया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने और उसकी निशानदेही पर इस लैब को ट्रेस किया गया है, इसको रिकवर किया गया है। हम ये कब से चल रही थी इस तरीके से और किस तरीके से पुलिस ने इस पर खुलासा किया? देखिए, इन विदेशी अफ्रीकी मूल के नागरिकों के द्वारा 3 मंजिला मकान को किराए पर लेके कमर्शियल मात्रा में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का रैकेट चलाया जा रहा था। 46 kg वाइट प्योरेस्ट फॉर्म में मेथ की रिकवरी की गई है। इसके अलावा अर्धनिर्मित ब्राउन मेथ की भी रिकवरी हुई है। गैलेंस में सोल्यूशन की रिकवरी हुई है और उसके अतिरिक्त रॉ केमिकल्स की भी रिकवरी की गई है। जो अप्लायंसेज हैं जिनकी रिकवरी से साबित होता है कि इसकी कमर्शियल मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग अनवरत रूप से काफ़ी लंबे समय से जारी थी। मार्केट कीमत क्या माने और कहाँ ये इसको सप्लाई कर रहे थे? तैयार मेथ की जो कीमत बाजार मूल्य में 200 करोड़ की आंकी गई है। देखा जाए कहाँ सप्लाई कर रहे थे इसको? अब तक के इंट्रोगेशन से नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में इनकी सप्लाई का रैकेट सामने आया है और देश के बाहर भी भेजा जाना पाया जा रहा है। बहरहाल ड्रग माफिया जहां डाल डाल पर अपना खेल चल रहे हैं, वहीं पुलिस बात बात पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करके अपना लोहा मनवा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई के बाद फिर कोई ड्रग माफिया सर उठा पाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नोएडा से निशांत शर्मा की रिपोर्ट,